Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. सो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एज यू नो कि हमारी वेस्ट बंगाल सेट की सीरीज चल रही है। आज हमें जो क्लियर करना है, आज हम जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हम कॉन्टिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था, जो प्रीवियस सेशन हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने PYQs डिस्कस किए थे एजुकेशन पेपर के वेस्ट बंगाल सेट के 2018 के। टोटल हमारा टारगेट था प्रीवियस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चंस का। आज का भी हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करना, और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो आइए फिर वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड चेक दैट सेशन, और उसके बाद आप उस यहाँ का जो आज का सेशन है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, तो लास्ट सेशन के अंदर हमने टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, यहाँ तक हमारे डिस्कस हो गए थे। आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है क्लियरली, तो आई वुड सजेस्ट यू कि इसकी क्वालिटी आप एनहांस कर लीजिए, 1080p कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51। अब ये क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? अ स्केड्यूल इज मच लाइक दैट ऑफ एन क्वेश्चनर विद रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक ऐसे स्केड्यूल के बारे में आपको बताना है जो कि क्वेश्चनर की तरह दिखता है। इनमें से कौन सा है? प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स, इस्टेब्लिशिंग द पर्सनल रिपोर्ट, या फिर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चनर के अंदर आपके मेनली क्वेश्चंस होते हैं क्लोज एंडेड भी क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ साथ आपके ओपन एंडेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चनर के अंदर मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, ओपन एंडेड भी, क्लोज एंडेड भी। क्लोज एंडेड यानी कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछने वाला, जिसके अंदर आपको येस या नो मार्क करना होता है, और ओपन एंडेड के अंदर किसी तरीके का येस नो के बाद आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 52। बेटर मीन्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इज। अब इनमें से कौन सा सबसे बेटर मीन है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए? मॉनिटर करना सिस्टम को, सुपरवाइज करना एक्टिविटीज को, डायरेक्ट करना सबऑर्डिनेट्स को, या फिर गाइड करना अपने कलीग्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट मीन क्या है, सबसे अच्छा जरिया क्या है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट के लिए? तो वो है आपका ए, यानी कि मॉनिटर करना सिस्टम को टाइम टू टाइम। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी। अब इनमें से मेन पर्पस क्या है सुपरविजन का टीचिंग के अंदर? सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी क्या होना चाहिए? कि एडवांसमेंट करना चाहिए पीपल के वेलफेयर का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए स्कूल के फैसिलिटीज का, कैरिंग आउट द करिकुलम, या अचीवमेंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ओके, और ये जो टीचिंग का जो सुपरविजन है टीचिंग का, ये मैंने आपको यूनिट 4 के अंदर भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है, जिसमें टीचर के सुपरविजन के भी कई तरीके के मॉडल्स होते हैं, हमने डिस्कस किए थे। आपका कई तरीके का मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे, तो आप यूनिट 4 के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो आपका है ए, एडवांसमेंट कैसे करना है पीपल के वेलफेयर के लिए। अगर हम पीपल के वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट के वेलफेयर के एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने की बात कर रहे हैं। तो मेन सुपरविजन है टीचिंग का वो यही है कि बच्चे का एडवांसमेंट हो, फुल और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो प्यूपिल के वेलफेयर के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 54। 3 सक्सेसिव अप्रोचेस टू एजुकेशन प्लानिंग आर लिस्टेड इन द डिफरेंट सीक्वेंसेस गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द वन विच प्रोसीड्स इन करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट। अब इनमें से आपको राइट ऑर्डर बताना। अब ये देख लो, ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जैक्ट उठकर एनटीए का क्वेश्चन आया है, आपका एनटीए नेट का एजुकेशन पेपर का आपका क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। तो जो आप देख रहे होगे, अगर PYQs को सॉल्व कर रहे होगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि सेट के काफ़ी क्वेश्चंस आपके जो है ये नेट के अंदर से आए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे नेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर क्लियरिंग दी सेट एग्जाम ऑल्सो। तो आप इसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सिमिलर है।
डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। ओके, तो इनमें से आपको बताना है सक्सेसिव अप्रोचेस बताना है स्कूल प्लानिंग के लिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका डी। सोशल डिमांड होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और लास्ट में जाके उसका रेट ऑफ रिटर्न आता है। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। अब इसका राइट आंसर बताइए। एक बार आप वीडियो को भी पॉज कीजिए करिए, ताकि आप एक बार पॉज करके उसको सोचिए और उस सोचने के बाद अपना आंसर है वो बताया कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। A well-defined school management should give the stress on। एक well defined स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको किसके ऊपर स्ट्रेस देना है? ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स पे, डेवलपमेंट के एज पर द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, या सुपरविजन के ऊपर, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, या प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स? गुड। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका ए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्ट डेवलपमेंट एज पर द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। टीचिंग इज इन द एक्ट ऑफ। टीचिंग कैसा एक्ट है? टीचिंग का भी हमने यूनिट 4 के अंदर डिस्कस किया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टीचिंग क्या है, असेसमेंट क्या है, सुपरविजन क्या है, इसके अलावा इवेलुएशन क्या है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स भी हमने डिस्कस किए। इसके साथ साथ टीचिंग के सारे मॉडल्स हमने डिस्कस किए। So if you want, so you can go and check unit 4 playlist where you will get all the important concepts related to the teaching. Now back to the question, what should be the right answer of this question? Teaching is an act of। teaching किसका act है? तो teaching यहाँ पे act है socially influence करने का लर्नर को, सोशली इन्फ्लुएंस करने का लर्नर को। तो ये इसका बेस्ट एक तरह का मेन एम है टीचिंग का। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। The heads of elementary schools are provided with 10-day training to orient the teachers। अब इसके अंदर देखो, जो हेड है आपके एलिमेंट्री स्कूल्स के, उन्होंने प्रोवाइड करने का सोचा है 10 डेज की ट्रेनिंग किसको? ओरिएंट करने के लिए टीचर्स को। ऐसे टीचर्स जो कि अभी सर्विस में अभी आई है, ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सर्विस के अंदर, तो उनको ओरिएंट करने की बात कर रहे हैं। तो उनको ओरिएंट करने के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स के द्वारा 10 डे टीचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो ये किसके अंदर आता है? टेक्निकल स्किल्स के अंदर, फाइनेंशियल स्किल्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अंदर, या फिर मैनेजरियल स्किल्स के अंदर? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मैनेजरियल स्किल्स के अंदर, क्योंकि ताकि अगर हम टीचर को यहाँ पे ओरिएंट करेंगे तो टीचर वुड बी टीचर कैन मोर एफिशिएंटली वर्क। और इसके साथ साथ टीचर क्या करेगा? टीचर यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना सीखेगा इफेक्टिवली तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से। तो मैनेजरियल स्किल्स से इनकी एनहांस होगी बाय ओरिएंटिंग द टीचर्स विद 10 डे ट्रेनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। ट्राइपेरिटेट सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज फाउंड किसके अंदर? विच कंट्रीज? ट्राइपेरिटेट सिस्टम है सेकेंडरी एजुकेशन का, तो वो किसके अंदर पाई जाती है? यूके में, यूएसए में, जापान में, या फिर इंडिया में? किसके अंदर ये इंक्लूडेड है? ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। आप इस सोच के थोड़ा सा पॉज लेके ट्राई कीजिए करिए, ताकि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका अगर मैं मीनिंग बता दूं आपको, जिसको हम कह रहे हैं ट्राइपार्टिएट। ट्राइपार्टिएट मतलब है जिसके अंदर आपके 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप्स के अंदर, यानी कि आपका कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है, टीचर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और स्टूडेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 पार्ट्स आपका सिस्टम होता है एजुकेशन का, जिसके अंदर आपकी 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, जिसके अंदर टीचर्स भी इंक्लूड होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये आपका यूके के अंदर होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है? यूके के अंदर यहाँ पे होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। फर्दर द एजुकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज रिसीव्ड इन एडिशन टू द फॉलोइंग। अब इसके अंदर एजुकेशन है यूनाइटेड किंगडम की, वो रिसीव करती है किसके एडिशन में? सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है सेकेंडरी एजुकेशन। अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। ट्राइसोमी 21 इज मोर कॉमनली नोन एज। जो ट्राइसोमी हो जाती है जब यहाँ पे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो जाता है, क्रोमोजोमल डिस्पैरिटी हो जाती है, जिसके अंदर ट्राइसोमी हो जाती है,
और ट्राइसोमी में जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो ये किसके कारण होता है, इसका मेन कॉमनली क्या नोन करता है, तो वो कॉमनली नोन होता है आपका डाउन सिंड्रोम। ये मैंने यूनिट 10 के अंदर आपको कराया हुआ प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर डिसेबिलिटीज हमने डिस्कस की थी, इम्पेयरमेंट डिस्कस किया था, तो उसके अंदर डाउन सिंड्रोम की स्थिति आपकी आई थी। और डाउन सिंड्रोम के सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा था, जिसके अंदर यहाँ पे मून लाइक फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर डेवलप हो रहे थे बच्चे के अंदर, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो रहा था जिसके अंदर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, क्रोमोसोम नंबर 21 के वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डेलिक्वेंसी इज अ जुवेनाइल मिसकंडक्ट दैट माइट बी डेल्ट विद अंडर द लॉ। अब डेलिक्वेंसी क्या है, एक तरह का जुवेनाइल मिसकंडक्ट है। तो जुवेनाइल मिसकंडक्ट है डेलिक्वेंसी, तो ये किस लॉ के अंदर आता है, फ्रेडलैंडर, सेरिलबर्ट, ऑगबर्ट या मेमोरिया। तो राइट आंसर इसका है फ्राइडलैंडर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, अ चाइल्ड हु यूजुअली रीड्स ऑन फॉर नो राइट्स 31 फॉर 13 एंड हियर्स डी एस बी। ये किस तरीके का डिसऑर्डर है। अब ये वही वाला डिसऑर्डर है, आप सबने मूवी देखी होगी ईशान अवस्थी तारे ज़मीं पर। तो उसको ये रीड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यानी कि उसको वर्ड्स उसके रीड करने में दिक्कत आ रहे थे, एक तरह के डिसलैक्सिया डिसऑर्डर था, उसको रीडिंग में दिक्कत आ रही थी, शब्द उसको उड़ते हुए दिखाई देते थे और वो शब्दों को उल्टा लिखता था, ऑन का नो, 13 का 31, इस तरीके से। तो ये किस तरीके का डिसऑर्डर है, ये आपका डिसऑर्डर जो रिलेट करता है अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, या जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि डिसलैक्सिया है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम है। तो ये डिसलैक्सिया टाइप ऑफ डिसऑर्डर है विच कम्स अंडर द लर्निंग डिसेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द बेसिक पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग द करिकुलम इवेलुएशन रिजल्ट इज टू। अब बेसिक पर्पस क्या है इंटरप्रिटेट करने का करिकुलम इवेलुएशन को, और वो क्या रिजल्ट करता है। ओके, वेरी गुड। सो वो रिजल्ट करता है इसकी इफेक्टिवनेस को देखना। जब हम यहाँ पे अपने करिकुलम को इवेलुएट करते हैं उसके रिजल्ट्स को, तो अंत में जाके ये उसकी इफेक्टिवनेस दिखाई देता है, इफेक्टिवनेस दर्शाता है कि जो हमने यहाँ पे इंटेंड किया था, जो हमने आउटकम यहाँ पे इंटेंड करे थे और हमें आउटकम क्या रिसीव हुए, इंटेंडेड आउटकम के बीच में और जो एग्जिस्टिंग जो रिसीविंग आउटकम के बीच के अंदर किस तरीके की कॉन्ग्रुएंसी है, किस तरीके की सिमिलैरिटी है। तो उसको हम किससे चेक कर रहे थे, इवैल्यूएशन के प्रोसेस से चेक कर रहे थे। और इवैल्यूएशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमें हेल्प करता है जज करने के लिए कि इफेक्टिवनेस क्या थी, कि वट एवर दी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स वी मेड, वो क्या आपके रिसीव हो पाए हैं, मतलब उसी तरीके से वो बन पाए हैं कि नहीं, आपको जो रिस्पॉन्सेज है वो रिसीव हुए। तो इसको हम देखते हैं, तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी देखना इंटेंडेड आउटकम के बीच में और यहाँ पे जो आपको पाया है, जो आपने रिसीव किया है आउटकम एग्जैक्टली, तो उनके बीच में सिमिलैरिटी चेक करने के लिए वी ऑलवेज डू इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन आपका सबसे लास्ट में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, एन एडिक्वेट गाइडेंस प्रोग्राम इज द बेटर फॉर्म ऑफ। एडिक्वेट गाइडेंस प्रोग्राम की सबसे बेटर फॉर्म है किसकी, प्रिवेंशन मेजर की, क्यूरेटिव मेजर की, प्रिस्क्रिप्टिव मेजर की या करेक्टिव मेजर की। अब गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें तो गाइडेंस प्रोग्राम किस तरीके से हेल्प करता है इंडिविजुअल की, तो वो हेल्प करता है इंडिविजुअल की प्रिवेंट करने के लिए, एज एन प्रिवेंटिव मेजर्स। गाइडेंस प्रोग्राम हेल्प करता है इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना, और एज एन प्रिवेंटिव मेजर कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने के लिए, किस तरीके से हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो एक तरह का हमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम उठाते हैं गाइडेंस प्रोग्राम के जरिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, अ स्टूडेंट विद एन अचीवमेंट स्कोर उसका दिया हुआ 72, जिसके अंदर उसने ऑब्टेन किया है परसेंटाइल रैंक 51 का। तो इसका मतलब क्या है, स्कोर इसने इतना किया है जिसमें परसेंटाइल रैंक उसका इतना आया, 51 आया है। तो इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पे यूनिट 6 के अंदर परसेंटाइल के बारे में सीख रहे थे, तो जब भी हम परसेंटाइल के बारे में सीखते हैं तो परसेंटाइल रैंक कब निकालते हैं, कि जब हमें यहाँ पे आपस में कंपैरिजन करना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स यहाँ पे 72 आए हैं, तो यानी कि मान लो आपने 72 परसेंटाइल अचीव करी है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर एट द 72 पोजीशन, और आपके बाद के सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 72 पोजीशन से कम मार्क्स गेन करे हैं।
जैसे कि आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर आप रिजल्ट आता है ना 99 परसेंटाइल यानी कि 72 परसेंटाइल या 65 परसेंटाइल, तो जो परसेंटाइल आपको बताता है कि कितना आपके बिलो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 72 या 72 से कम मार्क्स अचीव करे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, स्टूडेंट की अचीवमेंट स्कोर आया है 72 और उसने ऑब्टेन किया है परसेंटाइल रैंक ऑफ 51, तो इसका मतलब ये है कि आपका 51% एक ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने ऑब्टेन किया है एनी स्कोर जो कि लेस देन 72 है। ठीक है, परसेंटाइल रैंक 51 आया, तो यानी कि इनमें से ऐसे लोग हैं आपके 51% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑब्टेन किए हैं स्कोर लेस देन 72, क्योंकि जब भी हम परसेंटाइल रैंक देखते हैं तो बिलो देखते हैं, बिलो कितने हैं, हमारे अंडर कितने लोग हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 66। A curriculum was transacted in an autonomous organization for 4 years. During the 5th year, the exercise of curriculum evaluation was taken up. Which of type of curriculum evaluation? अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक करिकुलम ट्रांजैक्ट किया था ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल के लिए। ठीक है, अब ड्यूरिंग द 5th ईयर 5वें साल के अंदर इस करिकुलम को क्या किया, उसका इवेलुएशन किया गया। तो ये क्या है, किस तरह का इवेलुएशन करे, फॉर्मेटिव, समेटिव, फॉर्मेटिव या समेटिव टाइप या डायग्नोस्टिक टाइप। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है समेटिव टाइप, क्योंकि 4 साल पढ़ाने के बाद 5वें साल के अंदर उसका इवेलुएशन किया गया, तो यानी कि एट द एंड, तो यानी कि क्या है समेटिव इवेलुएशन। अगर यहाँ पे फॉर्मेटिव टाइप होता तो फॉर्मेटिव टाइप तब होता कि जब हम ऑन गोइंग इवेलुएशन करें बच्चे की। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर टीचर ने कोई अपना कोई भी टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ टीचर आपको इवेलुएट कर रही है बाय द क्विजेस, कोई क्विज ले लिया आपके साथ, कुछ एमसीक्यूज करवा दिए साथ के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव के अंदर आ गया। और डायग्नोस्टिक टाइप एक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर आपको टेस्ट लिया जाता है, आपको टेस्ट किया जाता है और आपको रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है, रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको कोई वीकनेस होती है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दिया जाता है और एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है। और समेटिव टाइप एक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर एट द एंड आपको जज किया जाता है, एट द एंड ऑफ आपको इवेलुएट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और सबसे ईजी एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन को समझने के लिए समेटिव टाइप को, वो है आपका एनुअल एग्जाम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टेस्टिंग इन गाइडेंस। अब इसके अंदर पोजीशन क्या है टेस्ट करने का गाइडेंस में, गाइडेंस की क्या पोजीशन है, तो राइट आंसर है इसका टेस्ट करना सप्लीमेंट अदर टेक्निक का। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड if the counselor purpose is to identify the individual inner feelings, prejudice, desires and thought। तो ये क्या है, जब एक टेस्ट उसको इस तरह से एडमिनिस्टर किया जा रहा है काउंसलर के दौरान कि मेन हमें क्या करना है, अपने क्लाइंट के इनर फीलिंग्स को जानना है, प्रेजुडिस को जानना है, डिजायर्स को जानना है, थॉट्स को जानना है। तो ये किस तरीके का मतलब किस तरीके का टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये जो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नाउ और प्रोजेक्टिव टेस्ट से रिलेटेड एक पूरा सेशन मैंने कराया हुआ है यूनिट 6 के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। जैसे कि टैट होता है आपका, यहाँ पे टैट हम परफॉर्म करते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका ड्रामा वाला टेस्ट होता है, रोल प्ले वाला टेस्ट होता है एक्सप्रेशन के लिए। तो ये सारे टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, 69 का राइट आंसर क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इंक्लूड। अब एक स्टेटमेंट है रिसर्च प्रॉब्लम की, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, एरिया, एविडेंस, डेफिशिएंसी, जस्टिस ऑफ द स्टडी या एमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसके अंदर आपको बताना है रिसर्च के अंदर कौन कौन से जो स्टेप्स है वो इंक्लूड होते हैं। तो वो राइट आंसर आपका है डी, एरिया के बाद आप आइडेंटिफिकेशन करते हो रिसर्च प्रॉब्लम को, फिर आप जाके जस्टिफाई करते हो अपनी स्टडी को, फिर एविडेंसेस की डेफिशिएंसी चेक करते हो, फिर बाद में जाके एमरजेंस देख लेते हो प्रॉब्लम की। ठीक है, तो 69 का आपका राइट आंसर डी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, the basis and the evidence on the latent learning become the basis of formulating which theory। अब latent learning किसके अंदर आती है, सिंपल सा एग्जांपल है, latent learning, hidden learning जो हमने डिस्कस किया था।
तो ये किसके अंदर इंक्लूड है? हिडन लर्निंग भी इसको आप कहते हैं और लेटेंट लर्निंग भी इसको आप कहते हैं, इसका सेकेंडरी नेम है। तो ये किसके अंदर आता है? तो ये आपका इंक्लूडेड होता है आपका टोलमैन की लर्निंग के अंदर, ठीक है। टोलमैन के अंदर, टोलमैन साइन गेस्टाल्ट लर्निंग के अंदर। अब टोलमैन की लर्निंग भी मैंने, टोलमैन की जो साइन गेस्टाल्ट थ्योरी है वो डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है यूनिट 3 के प्लेलिस्ट में। तो टोलमैन ने क्या दिया था? टोलमैन ने कहा था कि जिस तरीके से पियाजे के अंदर, पियाजे की थ्योरी के अंदर एक स्टिमुलस होता है, एक स्टिमुलस यहाँ पे एक एसोसिएशन कराते हैं, इसी तरीके से टोलमैन की साइन गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस को यहाँ पे लीड करता है, वन स्टिमुलस लीड दी अनदर स्टिमुलस, और जिसकी वजह से लर्निंग होती है। टोलमैन साइन गेस्टाल्ट लर्निंग ने 6 टाइप्स की अदर क्लासिफिकेशन दी थी लर्निंग की, तो जिसके अंदर इन्होंने फ्रॉयड का यानी कि कैथेसिक्स को आगे जाके रिफॉर्मुलेट किया था, उसको थोड़ा एडवांस करके मॉडिफाई करके इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कैथेसिक्स का। इसके अलावा BF स्किनर की थ्योरी को इन्होंने बाद में जाके उसको मॉडिफाई करके इक्विवेलेंस थ्योरी दे दी थी, ठीक है। और कई तरीके की थ्योरीज इसके अंदर 6 टाइप ऑफ थ्योरी थी जो इंक्लूडेड थी। आपकी कैथेसिक्स था, आपका हल्का वो देखकर हल्का मॉडिफाई करके भी आपकी थ्योरी इसके अंदर आई थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल बाय। जो इक्वालिटी है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की, वो किसके थ्रू पॉसिबल है? पब्लिक फंडिंग ऑफ एजुकेशन, ओपनिंग मोर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेटाइजेशन द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, या एक्सटेंडिंग द पोर्टल्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वेरी गुड। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका डी, एक्सटेंड करना पोर्टल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यही इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी की। नाउ अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स, कॉन्ग्रुएंट काउंसलर इज वन। कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग देखिए तो कॉन्ग्रुएंट काउंसलर कौन है? कॉन्ग्रुएंट काउंसलर कौन है? तो कॉन्ग्रुएंट यानी कि सिमिलैरिटी के बारे में बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो इसका राइट आंसर है जिसका एक्शंस आर नॉट ऑड विद हिज और हर फीलिंग्स, यानी कि एक्शंस के बीच में जो वो एक्शन कर रहा है, इसके अलावा जो फीलिंग्स के बीच में यहाँ पे क्या हो, कॉन्ग्रुएंसी हो, जो वो यहाँ पे दिखा रहा है, जो एक्ट कर रहा है और वो फील भी करे उसको, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी हो, किसी तरीके की डिसिमिलैरिटी ना हो, ठीक है, सिमिलैरिटी हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, स्केल यूज फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रॉ स्कोरर्स इनटू द सिग्मा स्कोर कंटेन। अब इसके अंदर आपको बताना है स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर देखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने स्टडी किया था। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जिसके अंदर आपका जो मीन था वो क्या था, 0 था, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, अब बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। अब बिहेवियरिस्टिक थ्योरी मोटिवेशन की किसने दी है? जॉन ब्राडोस वॉटसन ने, जेबी वॉटसन ने, या ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर ने, BF स्किनर ने, या क्लार्क न्यूलैंड हर्ल ने, या कॉनवे लियॉर्ड मॉर्गन ने। तो राइट आंसर है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का, वो आपको दिया है जेबी वॉटसन ने। तो अगर हम थ्योरी थोड़ा सा रिकॉल करके देखें तो यहाँ पे मैंने सारी थ्योरी लिखी हुई है, और ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ये आपको अलग से मिल जाएगा यूनिट 3 के रिवीजन के अंदर, जिसके अंदर सारी की सारी सोशल लर्निंग थ्योरी या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे आ जाती है जेबी वॉटसन की थ्योरी। तो आपको पता है जेबी वॉटसन की थ्योरी के अंदर वी डिस्कस्ड कि जिसके अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के साथ, यानी कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के साथ। जेबी वॉटसन जो कि आपके साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कैसे हम डेवलप करते हैं बिहेवियरिज्म को, बिहेवियर कैसे डेवलप करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी पर्टिकुलर एनिमल का। वॉटसन बिलीव करते थे इस तरह की साइकोलॉजी के ऊपर कि यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, और उन्होंने ये अपनी रिसर्च के द्वारा रिमेंबर किए गए थे कंडीशनिंग प्रोसेस के लिए। यहाँ पे लिटिल अल्बर्ट के साथ इनका जो एक्सपेरिमेंट था, यानी कि चूहे के साथ यहाँ पे एक बच्चा था, उसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चे का नाम लिटिल अल्बर्ट था।
ठीक है। तो बिफोर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई थी कि जो बिफोर एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल स्टेज और कंडीशनिंग स्टेज, 3 तरीके की स्टेजेस इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में डिफाइन की थी। तो सबसे पहले जो स्टेज थी जिसको कहते हैं बिफोर एक्सपेरिमेंट स्टेज, इसके अंदर पार्टिसिपेंट जो लिटिल अल्बर्ट था वो लिया गया था। पार्टिसिपेंट यहाँ पे लिटिल अल्बर्ट था जिसका 9 मंथ ओल्ड था बच्चा, ठीक है। अब इसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसका मेनली फियर जनरेट करने की कोशिश की गई थी। अल्बर्ट के अंदर फियर को जनरेट किया गया था, ठीक है, फियर जनरेट किया गया था। वो कैसे, यहाँ पे जो अल्बर्ट था 9 मंथ ओल्ड बच्चा था। इसको कई तरीके के स्टिमुलस प्रोवाइड किए गए थे स्टार्टिंग में। स्टिमुलस यानी कि एक तो वाइट रेड दिया था, रैबिट दिया था, मतलब मंकी था, मास्क बर्निंग, न्यूज़पेपर, ये सब कुछ उसको स्टिमुलस प्रोवाइड किए गए थे और बच्चे के रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया गया था। तो बच्चे ने बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज किसी भी तरीके का रिएक्शन है वो प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन जब बाद में उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया तो अल्बर्ट को यहाँ पे जब भी रैट एक्सपोज किया गया उसके सामने एज ए स्टिमुलस दिखाया गया तो उसके साथ साथ यहाँ पे लाउड नॉइस भी जनरेट की गई थी। लाउड नॉइस जनरेट की गई थी बाय द हिटिंग द मेटल पाइप विद द हैमर, और बच्चा यहाँ पे रोने लगा। तो बच्चे के अंदर इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा स्टिमुलस का आपस में एसोसिएशन किया गया, यानी कि हैमर की आवाज़ का और चूहे का। इस तरीके से इन्होंने दोनों स्टिमुलस को एसोसिएट करके बच्चे की कंडीशनिंग कराई कि जब बच्चा यहाँ पे वाइट रेड को देखता तब तक वो क्राई करने लग जाता था डर के मारे। अगर आप यहाँ पे उसको साउंड दो भी नहीं और तब भी वो चूहे को देख के डरने लग जाता था। तो इस तरीके की कंडीशनिंग ये करवाई थी लिटिल अल्बर्ट के साथ। तो ये कंडीशनिंग स्टेज के अंदर दिखाया, इस तरीके से कंडीशनिंग करगी बच्चे की कि अल्बर्ट जो लिटिल अल्बर्ट था वो चूहे को ही देख के डरने लग गया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ था, वॉटसन ने ये बताया था आपको। इन्होंने ये कंडीशनिंग करवाई थी। तो इनके अंदर जैसे कि हम यहाँ पे पैवलो की कंडीशनिंग के अंदर देखते हैं ना, पैवलो की कंडीशनिंग के अंदर क्या था, तो पैवलो की कंडीशनिंग जब उन्होंने डॉग के साथ करी थी तो विसल उसके अंदर थी, यानी कि बैल थी। बैल के साथ इन्होंने फूड को एसोसिएट किया था। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बच्चे के हैमर के जो साउंड को उसको एसोसिएट किया था रैट के साथ। 2 स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट करके बच्चे की कंडीशनिंग करवाई थी। तो इसके अंदर न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था वाइट रेड, यानी कि बिफोर कंडीशनिंग किसी तरीके का स्टिमुलस को प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या था, किसी तरीके का रिएक्शन नहीं आया था, तो वाइट रेड। अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे था लाउड नॉइस, कंडीशन रिस्पॉन्स यहाँ पे था फियर, कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे था वाइट रेड और कंडीशन रिस्पॉन्स यहाँ पे फियर था। और स्टिमुलस जनरलाइजेशन देखा गया था कि आफ्टर द कंडीशनिंग अल्बर्ट को इस तरीके से उसके जहन में डर बैठ गया कि वो जब वाइट रेड देखता था तब तक वो चिल्लाने लगता था, जोर से रोने लगता था। और इस तरह से उसका अंदर जो फियर है वो इस तरीके से जनरलाइज हो गया कि वो सारे के सारे फरी ऑब्जेक्ट्स को देख के डरने लगा, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो आपका सेंटा क्लॉज हो, या फिर वो चाहे आपका टेडी बियर हो, तो हर किसी को देख के वो डरने लगा था। तो इस तरीके से इन्होंने कंडीशनिंग करवाई थी फियर की। तो राइट आंसर क्या होगा, जेबी वॉटसन। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स आर मोस्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अब इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक है जो कि मोस्टली रिलेट करता है एक दूसरे से, यानी कि सेम टाइप बताना है आपको, प्रोबेबिलिटी का या नॉन प्रोबेबिलिटी का, दोनों में से सेम कौन है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो डी है, कोटा और डायमेंशनल। ये दोनों ही आपकी सेम पेयर है, किसके, सेम सैम्पलिंग की टेक्निक है, कोटा सैम्पलिंग और डायमेंशनल सैम्पलिंग। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोटा सैम्पलिंग का ही एडवांस डायमेंशनल सैम्पलिंग है। कोटा के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमें सैंपल यहाँ पे नहीं मिल रहा होता, हम पहले से डिफाइन कर देते हैं 3% कोटा हमें इसका लेना है, यानी कि ट्राइबल पीपल का लेना है या फिर शेड्यूल कास्ट का लेना है। तो इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक वेयर मेन पर्पस इज टू अनकवर द पर्सन अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट फियर एंड कंसर्न। तो ये किस तरीके की पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका प्रोजेक्टिव टेक्निक है, अभी हमने डिस्कस किया था। प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर ही हम इंसान के अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसके कंसर्न्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसके फियर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, द बेसिक पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इन रिसर्च। अब जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं अपने जब हम रिसर्च
प्रपोजल बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, या फिर हम पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, या फिर हम रिसर्च आर्टिकल कर रहे हैं, आर्टिकल हम अपना बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमेशा ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, यानी कि लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू जब हम एलआर करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च की डेफिशिएंसीज को, एग्जामिन करने के लिए ट्रेंड क्या चल रहा है रिसर्च में, या बिकम अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, डिसाइड करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम ऑन प्रायोरिटी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ये टू बिकम एन अथॉरिटी। राइट आंसर है अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की नॉलेज आ जाए, ग्रेटर मतलब आप सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो उसके ऊपर आपकी कमांड आ जाए। तो कमांड कब आएगी? वो तब आएगी कि जब आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे। जो सिमिलर रिसर्च आप, जैसे कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसी से ही सिमिलर रिसर्चेस जो आप पढ़ते हैं, उनके जर्नल्स को रीड करते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं और लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ताकि आपको कमांड आ जाए अपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। ये किसने कहा है, किसका कॉन्सेप्ट है? प्रैक्टिस किसकी तरफ आता है? परफेक्शन को लीड करता है। तो ये आपका मैंने थॉर्नडाइक के आपके प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज करवाए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज करवाए थे। तो उसके अंदर आपको परफेक्शन का भी एक लॉ करवाया था। अगर रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्राइमरी लॉज कौन से होते हैं और सेकेंडरी लॉज कौन से होते हैं। तो जो प्राइमरी लॉज होते हैं थॉर्नडाइक के, तो पहला लॉ होता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा होता है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और यहाँ पे तीसरा आपका जो लॉ होता है, मतलब प्राइमरी लॉ हम डिस्कस करें, एक तो लॉ ऑफ इफेक्ट डिस्कस किया है, दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये प्राइमरी लॉज होते हैं आपके, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी लॉज भी होते हैं, थॉर्नडाइक ने हमें दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं वाइट शीट के ऊपर लिख देती हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो प्राइमरी लॉ है थॉर्नडाइक का, प्राइमरी लॉज, और दूसरी तरफ है सेकेंडरी लॉज, सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉ आपका होता है, पहला होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, और थर्ड होता है आपका जिसको कह रहे हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। वेयर एज ऑन द अदर साइड सेकेंडरी लॉज भी आपके कई तरीके के होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस और वेरिड रिएक्शन। इसके अलावा सेकंड आपका लॉ होता है लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी, फोर्थ होता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, और फिफ्थ होता है लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी, ठीक है। ये 5 तरीके के सेकेंडरी लॉज होते हैं जो थॉर्नडाइक ने आपको दिए हैं। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, गेस्टाल्ट की थ्योरी के अंदर ये जो पोस्टुलेट्स करी है कि पीपल यूज प्रिंसिपल्स टू ऑर्गेनाइज देयर परसेप्शंस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट अकॉर्डिंग टू द गेस्टाल्ट थ्योरी। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर नहीं आता? तो ये हमने प्रिंसिपल भी डिस्कस किए थे यूनिट 3 के प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम फिर से रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर दीजिए कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स ऑल द परसेप्शंस, ऑल प्रिंसिपल्स। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, तो वो है आपका यहाँ पे डी, कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं आता, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कौन कौन से है गेस्टाल्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉज, आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्या क्या हो गए गेस्टाल्ट थ्योरी के लॉज, प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला आता है, साथ साथ देखते हैं,
तो सबसे पहला आपका जो प्रिंसिपल है गेस्टाल्ट का, वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, लॉ कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं इसको। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन यानी कि एक इंडिविजुअल जो अपनी परसेप्शन बनाता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूएशन के अंदर ही बनाता है, एक तरह के डायरेक्शन की तरफ ही बनाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर इन्होंने बताया था सेकंड प्रिंसिपल अपना जो इनका था वो था प्रैग्नास, कि हर एक इंडिविजुअल जो अपनी परसेप्शन को बनाता है तो वो क्या करता है, एक तरह का कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि ओलंपिक साइन, ओलंपिक साइन, ओलंपिक साइन हमने देखा है। ओलंपिक साइन के अंदर ये 5 तरीके के अंतर्राष्ट्रीय ये आपको देश बताए हुए थे। इसके अंदर जब भी हम इनका साइन देखते हैं तो हम ये 5 तरीके की बैंगल्स दिखती है, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि 5 तरीके की बैंगल्स आपस में जुड़ी हुई है। तो एक इंडिविजुअली अपनी परसेप्शन इसी तरीके से बनाता है कि यहाँ पे किसी तरीके का रिलेशन है, किसी तरह की पिक्चर के अंदर रिलेशन है। फिर आता है प्रॉक्सिमिटी, कि इंसान अपनी परसेप्शन हमेशा ही प्रॉक्सिमिटी के जरिए देखता है। कि फॉर एग्जांपल अगर ये सारे डॉट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बना रही हूँ तो आप इसको क्लोज देखेंगे और इसको आप दूर दूर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉक्सिमिटी के जरिए एक इंडिविजुअल अपनी परसेप्शन को बिल्डअप करता है। फिर आता है आपका यहाँ पे सिमिलैरिटी, कि जिसके अंदर सिमिलैरिटी होती है, पैटर्न के अंदर सिमिलैरिटी होती है, तो इंडिविजुअल उसको एज अ वननेस देखता है। ठीक है, एज वननेस देखता है सिमिलैरिटी के जरिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है आपका यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है तो आप इसको एक देखेंगे, अगर ये आपको पैटर्न दिखाई देंगे तो आप इसको एक देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न का सिमिलैरिटी देखना, उसको एसोसिएट करना। फिर आता है आपका फिफ्थ तरीके का प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप मैकडी का साइन देखते हैं, मैकडोनल्ड का साइन देखते हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पूरा नहीं हो साइन उसका, लेकिन फिर भी आपको पता चलता है कि ये मैकडी का साइन है। ठीक है, इसी तरीके से पांडा वाला हमने एग्जाम्पल देखा था कि पांडा की अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो आप इसको पूरा देखते हैं। ठीक है, पूरा आप इस तरीके से देखते हैं कि इसकी आंख है, ये इसका मुंह है, इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है आपका फिगर एंड ग्राउंड आपका एक तरह का इल्यूजनरी आपको इमेजेस दिखना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि एक आपका फ्लास्क वाला एग्जाम्पल था, मतलब एक तरह का फ्लास्क का एग्जाम्पल दिखाया था मैंने, और एक तरह का आपको टेबल वाला एग्जाम्पल दिया था जिसके अंदर आपको 2 तरीके के फेसेस भी दिख रहे थे उस पिक्चर में, और आपको एक टेबल का वो भी दिख रहा था, नीचे का पार्ट। ठीक है, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, a teacher notices that Priya, the 5-year-old girl, can separate red, white, blue blocks. Other times she can separate the blocks both by the color and shape. So which of the following statements best describe the present state of Priya's intellectual development? अब प्रिया एक लड़की है, प्रिया 5 साल की है, वो वाइट और ब्लू ब्लॉक्स को सेपरेट करना वो करती है, मतलब वो कर सकती है वाइट को, रेड को, ब्लू ब्लॉक्स को, लेकिन अदर टाइम के अंदर वो सेपरेट करना स्टार्ट कर देती है दोनों के जरिए। ब्लॉक्स भी समझ आ गए उसको, कलर भी समझ आ गए उनके, और शेप भी समझ आ गई। तो किस तरीके का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है? तो ये स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, स्टेबल होने लग गई धीरे धीरे करके। अब वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया है उसने, कलर के बेसिस पे भी और शेप की बेसिस पे भी, तो वो स्टेबलाइजेशन की फॉर्म के अंदर आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इंक्लूड्स। अभी वन वे एनालिसिस कह रहा है, तो वन वे एनालिसिस के बारे में कह रहा है, तो किस तरीके का एनालिसिस है जिसके अंदर आपके दो वन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो इसको 2 वे एनालिसिस कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, विच पार्ट ऑफ द थीसिस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एविडेंसेस रिलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा पार्ट है थीसिस का जो कि एक तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, एक एविडेंस बता रहा है रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो किसके अंदर आता है, थीसिस के किस पार्ट में आता है? तो वो आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसके अंदर ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एविडेंसेस कि क्या निकल कर आया है, स्टडी के क्या रिजल्ट निकल कर आया है, उनके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट करके बताता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, एप्रिसिएशन मीन्स। अब ये एप्रिसेप्शन मतलब क्या है? एप्रिसेप्शन मतलब क्या है? तो एप्रिसेप्शन मतलब है कि परसीविंग करना सिचुएशन को लार्जली इन टर्म्स ऑफ पार्ट एक्सपीरियंसेस। पार्ट के एक्सपीरियंसेस में आपको परसीव करना है सिचुएशन को लार्जली, यानी कि बड़े पार्ट से
आप बड़े पार्ट से छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करके चीज़ों को सीख रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको एप्रिसेप्शन कहते हैं. नाउ 84, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज अप्रोप्रिएट फॉर कलेक्शन ऑफ द डेटा. अब इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बताना है. इंटरव्यू, सोशियोमेट्री, इंटरेस्ट इन्वेंट्री या ऑब्जर्वेशन. प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि अर्ली प्राइमरी ग्रेडर्स के बारे में बता रहा है. तो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है टूल? तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका, वो है आपका ऑब्जर्वेशन करना. अगर आप यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बैकग्राउंड से रिलेटेड है, चाइल्ड साइकोलॉजी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो आप सबने ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी की होगी. तो ये वही आपको ऑब्जर्वेशन एक बेस्ट टूल है कलेक्शन का, डेटा कलेक्शन का. नाउ क्वेश्चन नंबर 85, अ सब्जेक्ट में इंटेंशनली अटेम्प्ट टू एग्जिबिट एन आर्टिफिशियल बिहेवियर when he or she is aware of being noticed by an outsider. Which of the following bears limitation? अब इनमें से आपको बताना है, एक सब्जेक्ट है ना, वो इंटेंशनली अटेम्प्ट कर रहा है एग्जिबिट करने का आर्टिफिशियल बिहेवियर, कि जब उसको पता चलता है कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये किस तरीके की लिमिटेशन को बियर कर रहा है? गेस हू टेक्निक को, सोशियोमेट्रिक टेक्निक को, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक को, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक को. तो किसकी लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक. इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर आपको किसी को ऑब्जर्व करना है तो रिसर्चर का बहुत इंपॉर्टेंट मेन मकसद यही होता है कि वो खुद ही उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का पार्ट बन जाए. तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की कमी है. अगर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खुद पार्टिसिपेट करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में, तो यहाँ पे आपकी बाइसनेस नहीं आएगी. तो यहाँ पे बाइसनेस आ रही है, तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 86, अब इसको सिर्फ मैच करना है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेसिया. तो ये मैंने यूनिट 10 के अंदर भी डिस्क्राइब किया हुआ है आपको सारे के टाइप्स. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 86 का, तो वो है आपका ए. डिसलेक्सिया कैसी आपकी डिफिकल्टी है, किस तरीके की आपकी डिफिकल्टी है? कि जब बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, शब्द उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि शान अवस्थी वाला हमने एग्जाम्पल देखा. डिसकैल्कुलेट यानी कि मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मैथ्स के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है. डिसग्राफिया यानी कि राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को. और डिसफेसिया यानी कि डिफिकल्टी हो रही है लैंग्वेज में, डिफिकल्टी विद लैंग्वेज. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल्स ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रोजेक्टिव टेस्ट. अब इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट का एक असेसमेंट टूल है? तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आया है, नेट का PYQ है ये, 2018 के अंदर ये आपका पूछा था, तो वही डायरेक्ट निकल कर आ गया है ये. तो राइट आंसर 87 का है, वो है आपका डी, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसको हम टेट टेस्ट कह रहे हैं. इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपको जिसको आपको साथ ही टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, तो उसके अंदर किसी तरीके के कार्ड्स को दिखाया जाता है, छोटे छोटे कार्ड्स दिखाया जाता है पिक्चर की फॉर्म में, और बच्चा उसको या फिर कोई क्लाइंट है वो उसको बताता है कि इसकी क्या स्टोरीज है. तो स्टोरीज जो भी वो बताता है इस कार्ड को देखने के बाद, तो स्टोरी से पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से उसका माइंड वर्क कर रहा है, और क्या किस सोच में है, उसके क्या प्रेजुडिस है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है. हर एक एक्सपेक्ट हमें पता चल जाता है इस थीमेटिक टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मैच द आइटम्स लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अब इसको आइटम्स को मैच करना है, आइटम्स को आपको मैच करना है. तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका, एक बार मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए. तो वो राइट आंसर आपका है डी. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमेशा ही आप क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा ही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करते हैं, यानी कि आप कोई टेस्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. फिर आता है हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हमेशा ही एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑथेंटिसिटी क्वेश्चन करते हैं. ऑथेंटिसिटी यहाँ पे क्वेश्चन होती है कि जो आपको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जो भी पास्ट इवेंट्स है वो आपकी रिसर्च के लिए कितने ऑथेंटिक है, कितने ऑथेंटिक रिजल्ट्स आपको निकाल के देगा. ऑथेंटिसिटी यानी कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. इसके अलावा फिल्मोलॉजिकल रिसर्च होती है. फिल्मोलॉजिकल रिसर्च जो कि एक्सप्लोर करती है किसी पर्टिकुलर फिनोमिना, किसी पर्टिकुलर इवेंट को. और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर आप हमेशा ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेटरी होता है. ठीक है. नाउ
क्वेश्चन नंबर 89, विच वन इज नॉट द ट्रू मेजर फॉर अपलिफ्टमेंट द शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इनमें से शेड्यूल्ड ट्राइब को अपलिफ्टमेंट करने का सही तरीका नहीं है, तो वो कौन सा है? तो वो सही तरीका नहीं है, वो तो आपका आइसोलेशन है। आइसोलेट नहीं करना है, उन्हें मार्जिनलाइज नहीं करना है, हाशिए की तरफ नहीं डालना है, उनको मेन स्ट्रीम करना है। मेन स्ट्रीम करना है, एसिमिलेट करना है यहाँ पे मेन सोसाइटी से, और इंटीग्रेशन करना है, और उनको आइसोलेट नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड टू बी द फॉररनर फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इनमें से कौन सा है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, तो इसके अंदर आ जाता है आपका कौन है? गार्डनर। गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर इमोशनल को भी कंसिडर करते हैं। गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर आपके कई तरीके की इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस आती है, बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस आ जाती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आ जाती है, यहाँ पे आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज यानी कि बॉडी काइनेस्थेटिक्स, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, इमोशनल भी आ जाती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 91, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करे जा रहा है इंडिविजुअल के लिए, क्या करने के लिए, क्या सॉल्व करने के लिए? डिफेंस मैकेनिज्म जो आपको साइमन फ्रॉइड ने दिया था, तो किसके लिए कर रहे हैं हम? तो डिफेंस मैकेनिज्म हम यहाँ पे कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट प्रोसेस के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, हल का जो कॉन्सेप्ट है ड्राइव रिडक्शन का और इंसेंटिव का, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस पे, लर्निंग प्रोसेस पे, मोटिवेशन प्रोसेस पे, या फिर परसेप्चुअल प्रोसेस पे? तो राइट आंसर हल का है वो है मोटिवेशन प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी मेजर्ड बाय। अब अचीवमेंट की जो मोटिवेशन है वो किसके थ्रू मेजर की जा रही है? बाइनेट का साइमन स्केल, या फिर सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, या रेवंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, अचीवमेंट मोटिवेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, सेल्वेशन टू द बेल इज क्लासिकल कंडीशनिंग। अभी सेल्वेशन क्या है? पैवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जब डॉग सेल्वेट करना स्टार्ट कर देता था, तो सेल्वेशन किसकी स्थिति है? कंडीशनल, अनकंडीशनल, कंडीशन रिस्पॉन्स, या अनकंडीशनल स्टिमुलस? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है कंडीशनल रिस्पॉन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, ईगो वर्क कर रही है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ईगो किसके ऊपर वर्क कर रही है? प्लेजर सीकिंग पे, रियलिटी एंड सोशल नॉर्म पे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे, या ट्रबल शूटिंग पे? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है रियलिटी और सोशल नॉर्म के अंदर। अब ये हम फ्रॉइड की थ्योरी देखें तो उसके अंदर इन्होंने फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी इन्होंने बताई है ना, जिसके अंदर फ्रॉइड की कौन सी थ्योरी है? फ्रॉइड की इसके अंदर इन्होंने बताई है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का साइको एनालिटिक थ्योरी। तो जिसके अंदर इन्होंने इड बताया है, ईगो बताया है, और सुपर ईगो बताया है। तो इड क्या है? यानी कि जो आपकी डिजायर से डील कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्लेजर के बारे में बात कर रहा है, प्लेजर सीकिंग। ईगो आपकी आती है रियलिटी से डील करती है और सोशल नॉर्म्स के साथ डील करती है, जो कि एक तरह का मिडवे की तरह काम करती है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो आपकी यहाँ पे आ जाती है मतलब एक्सट्रीम स्टेज के ऊपर, कि जो आपको नकारना है, नहीं करना, मतलब जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसको नहीं परफॉर्म करना। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका है वो आपका है ईगो किसके ऊपर वर्क करी? आपकी रियलिटी पे और सोशल नॉर्म के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, इंट्रोस्पेक्शन मेथड मेनली यूज करते हैं किसके अंदर? इंट्रोस्पेक्शन मेथड जब हम आपस से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो वो किससे रिलेट कर रही है? तो इंट्रोस्पेक्शन आपका रिलेट करता है स्ट्रक्चरलिज्म से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, सोशलिज्म एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इम्प्लाइज एजुकेशन फॉर। अब सोशलिज्म के अंदर एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, वो क्या इम्प्लाई कर रही है? क्या इम्प्लाई कर रही है? सोशल इक्विटी को, सोशल आपकी इक्वालिटी को, सोशल डिस्ट्रक्शन को, या सोशल मोबिलिटी को? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है सोशल इक्वालिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 98,
फैक्टर्स लाइक ऑर्थोडॉक्सी, रिजिड कास्ट एंड पब्लिक ओपिनियन आर। अब फैक्टर्स है जैसे कि ऑर्थोडॉक्सी, रिजिड कास्ट, पब्लिक ओपिनियन, तो ये किससे रिलेट करें? इकोनॉमिक टाइप ऑफ बैरियर से, सोशल टाइप ऑफ बैरियर से, साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ बैरियर से, या कल्चर टाइप ऑफ बैरियर से? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है सोशल टाइप ऑफ बैरियर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन अ पर्सन अडॉप्ट द एनीथिंग फ्रॉम द डोमिनेंट कल्चर, तो ये किस तरीके का पार्ट है? अकल्चरेशन, कल्चरल लैग, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर, या कल्चर बॉन्ड? तो राइट आंसर है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है अकल्चरेशन, दूसरा होता है एनकल्चरेशन। ये आपको यूनिट 2 के अंदर भी मैंने कराया, यूनिट 1 के अंदर भी आपका पार्ट आता है। अकल्चरेशन एक ऐसा टाइप है कि जब इंडिविजुअल क्या करता है, किसी दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना सीखता है, अडॉप्ट करना सीखता है कि उसके क्या वैल्यूज है, क्या एथिक्स है, क्या प्रैक्टिसेस है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स है, तो उसको मानना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एनकल्चरेशन एक ऐसा है जिसके अंदर वो विदिन यानी कि अपने कल्चर को समझता है, सीखता है, प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, प्रमोट करता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव? अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है? असेसमेंट, टेस्टिंग, रेटिंग या इवेलुएशन? तो राइट आंसर है इसका इवेलुएशन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। आज के सेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है, मतलब आज हमने टारगेट था 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, PYQ का, आपका सेट के एग्ज़ाम का, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो एज ऑफ नाउ आपके यहाँ तक 2020 के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, PYQs टोटल 100, और आपके 2018 की भी 100 डिस्कस कर लिए। जो नेक्स्ट जो अपकमिंग आपका सेशन होगा वो हम 2017 के डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ठीक है। उसके भी हमारा टारगेट है कि रोज हम क्या करें, 50-50 क्वेश्चन को डील करें और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर कोई डाउट है आपको इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड या प्रीवियस सेशन से रिलेटेड या किसी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, सो प्लीज फील फ्री टू रीच मी एनी टाइम। यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे पर्टिकुलर बैच कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जो कि स्टार्ट हो चुका है 22 दिसंबर 2021 से, तो आप अपना यहाँ पे अपनी जो भी क्वेरी है इस पर्टिकुलर बैच से आप पूछ सकते हैं और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के बारे में मैंने पैम्फलेट है वो आपको प्रोवाइड कर रखा है अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इस बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। तो वही आपको फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। हर एक 4th क्लास आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, MCQs हो गए, आपके मॉक टेस्ट हो गए, PYQs की भी आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, उसका PDF आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और उसके PDF से, स्टडी मटेरियल से वो आपको प्रोवाइड किए जाएगी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर बैच को एनरोल करना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एज करना चाहते हैं NTA नेट UGC नेट NTA एजुकेशन नेट के लिए, तो उसके लिए आप ये बैच है ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना सीट को कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू रीच मी एनी टाइम। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहो, अपने गोल JRF को 100% अचीव करके लाओ। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। ऑल्सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।